नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीनचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस सिंह आज आप लोगों को बीए तृतीय सेमेस्टर की कक्षा में साठोत्तरी कविता के प्रमुख कवि ज्ञान रंजन की कहानी कला की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिए। ज्ञान रंजन साठोत्तरी हिंदी कहानी के समर्थ एवं अनूठे कलाकार हैं। समाज और जीवन के प्रत्येक पहलू को नवीन यथार्थपरक सूक्ष्म दृष्टि से देखना और फिर उसे अपनी कहानी का विषय बनाना ज्ञान रंजन की विशेषता है। साठोत्तरी प्रगतिशील कथा साहित्य में ज्ञान रंजन की कहानियों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह अपनी विशिष्ट लेखन शैली और सशक्त भाषा में शहरी युवाओं की मानसिकता और मध्यम वर्गीय कुंठाओं की अभिव्यक्ति करने वाले कहानियों के कारण अपनी युवावस्था में ही लोकप्रियता के शिखर को स्पर्श कर चुके थे। 7वें दशक के यशस्वी कथाकार ज्ञान रंजन ने घंटा, बहिर्गमन, अमरूद और पिता जैसी कहानियों के माध्यम से हिंदी कहानी लेखन को एक नया आयाम और स्वरूप प्रदान किया। मध्यम वर्गीय पात्रों के जीवन के विरोधाभासों को अभिव्यक्त करने का गुण कथाकारों को दिया। उनकी प्रसिद्ध कहानियां समकालीन सामाजिक जीवन की अनेक बाह्य आडंबरों, समस्याओं और विद्रुपताओं का खुलासा करती हैं। नई पीढ़ी की सोच को ज्ञान रंजन ने पहचाना और अपनी कहानियों में व्यक्त किया। उनकी प्रसिद्ध कहानी पिता इस बात की पुष्टि करती है कि मध्यम वर्ग ही नहीं बल्कि वे समाज के सभी वर्गों की मनस्थितियों का मंथन करते हैं। अपनी पीढ़ी के प्रसिद्ध कहानीकारों में सबसे अधिक समाज के मनोवैज्ञानिक विश्लेषक और अंतर्दृष्टि से संपन्न कहानीकार हैं। ज्ञान रंजन की कहानी कला की विशेषताओं को हम 7 बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं। पहला बिंदु शीर्षक। साहित्यकारों का मानना है कि कहानी का शीर्षक संक्षिप्त और कौतूहलपूर्ण, वस्तु निर्देशात्मक और आकर्षक होना चाहिए, जो कहानी के किसी पात्र, विषय वस्तु, कथानक की मूल भावना अथवा घटना का आधार भी हो सकता है। ज्ञान रंजन की कहानियों के शीर्षक इस कसौटी पर खरे सिद्ध होते हैं। इनके शीर्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा मनोविकारों पर लिखे गए निबंधों की याद दिलाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंधों के शीर्षक उत्साह, करुणा, पीड़ा, ईर्ष्या आदि मनोभाव रखे हैं, तो ज्ञान रंजन ने भी उन्हीं की तरह हास्य रस, अनुभव, संबंध, पिता आदि रखे हैं। संक्षिप्तता इनके कहानी शीर्षकों की अपनी महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा है कथावस्तु या कथानक। ज्ञान रंजन की कहानियों के कथानकों का फलक अत्यंत विस्तृत है। ये अपनी कहानियों के कथानकों में समाज के विरोधी यथार्थ और जीवन दृष्टियों को खोलते हैं और उभारते हैं। वह संवेदना और समझदारी दोनों स्तरों पर मानसिक मुक्ति कराती है। इनकी प्रतिनिधि कहानियों के कथानकों पर अगर हम दृष्टि डालें तो यह तथ्य सामने आता है कि उनकी हर कहानी जीवन के अलग अलग विभिन्न पहलुओं पर उनकी वैचारिक समझदारी की उपज है। इनकी कहानी एक बार में समझ में नहीं आती। उनकी कहानियों में कथानक होता ही नहीं, बल्कि उसमें होती है एक संवेदना जो देश काल और वातावरण के स्पर्श से आनंद में परिणत होकर कहानी में परिवर्तित हो जाती है। इनके कथानक के वर्णन नाटक प्रारंभ होने से पहले सूत्रधार के परिचयात्मक भाषण की तरह हो सकते हैं और गंभीर प्रश्नों की तरह भी, लेकिन ज्यादातर कथानकों में परिचयात्मक भाषण की तरह ही देखने को मिला है और कथानकों में यह पृष्ठभूमि
के रंग और परिवेश को सूक्ष्मता और गहनता से उभारते हैं। अब तीसरा है पात्र एवं चित्रण। ज्ञानरंजन की अधिकांश कहानियां आत्मक शैली में लिखी गई हैं, इसलिए इनकी कहानियों का मुख्य पात्र मैं जिसका कोई नाम नहीं होता और इससे जुड़े दूसरे पात्रों का भी नाम नहीं होता। उदाहरण के लिए फेंस के इधर उधर कहानी को लेते हैं, जिसमें मुख्य पात्र मैं है, जिसके पड़ोस में नया परिवार आकर रहता है, जिसमें कुल 3 प्राणी है, पति पत्नी और एक लड़की जो उनकी पुत्री होती है। दूसरी तरफ मैं के परिवार में उसके अतिरिक्त बहन, पप्पी, भाभी, दादी और उसके पिता। इन्हीं संबंध परक नामों से कहानी का ताना बाना और घटनाओं का विस्तार किया गया है। नामक कहानी का मैं न तो मानसिक संकीर्णता को इंसानियत का जामा पहनाकर स्वयं को मार्गदर्शक और आदर्श दिखाकर आत्मसंतुष्ट दिखाया है। इस कहानी में वही सभ्यता और संस्कृति का सच्चा रक्षक और पोषक भी दिखाया गया है। इसी प्रकार पिता कहानी को ले सकते हैं, जिसमें 2 मुख्य पात्र हैं, मैं और पिता। अपनी कहानियों में ज्ञानरंजन ने अपनी सोच को ही पुष्ट और प्रबल माना है। वह स्वयं प्रत्येक कहानी में सशक्त पात्र के रूप में उपस्थित है। इनकी सभी कहानियों में संवेदनशीलता के धरातल पर दरकते रिश्ते हैं तथा विकसित होती संवेदनशीलता सोच को व्यक्त करती है। इसलिए पात्रों के चरित्र चित्रण में कहीं भी वैविध्यता के दर्शन नहीं होते। यही कारण है कि पात्रों का अंतर्द्वंद और उनका चारित्रिक विकास प्रत्येक स्थान पर एक सा। ठीक, इस प्रकार कहा जा सकता है कि ज्ञानरंजन की कहानियां चरित्र एवं घटना प्रधान न होकर संवेदन प्रधान मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, ठीक से पढ़िएगा। आइए देखते हैं संवाद अथवा कथोपकथन। संवाद का कथनों का कहानी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनके द्वारा एक पात्रों के चरित्र चित्रण में सहायता मिलती है तथा कथानक के विकास को भी गति मिलती है। सही से बैठिए आप, ठीक है। अब तथा कथानक के विकास को भी गति मिलती है। ज्ञानरंजन की अधिकांश कहानियां संवेदना प्रधान है, संवेदनशील से ओतप्रोत है, इसलिए उन्हें न तो पात्रों के चरित्र चित्रण की और न उनके विकास की आवश्यकता और न कथानक के विकास की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इनकी कहानियों में संवाद कथन का भाव दृष्टिगोचर होता है। पात्र भी गतिशील नहीं है और कहानी की गतिशीलता भी उनके चरित्र पर निर्भर नहीं है। ज्ञानरंजन की कहानी में मानवीय संवेदनाएं की मूक कहानियां भी कर सकते हैं। ज्ञानरंजन की कहानियों को मानवीय संवेदना की मूक कहानियां भी कह सकते हैं। अगला है देश काल और वातावरण। ज्ञानरंजन की कहानियां वर्णन प्रधान है, इसी कारण देश काल में वातावरण को व्यापकता के साथ संवारा और सजाया गया है। उसी के बीच संवेदना को भी संवारा और सजाया गया है। उनकी कहानियों में जो महत्वपूर्ण है वह है जीवन और यथार्थ के देखने समझने की उनकी बहुआयामी समझ, अभिव्यक्ति और विश्लेषण करने की स्वतंत्रता। उन्होंने अपनी कहानियों में अपनी निजी और मौलिक सूक्ष्म निरीक्षण शब्द को प्रयुक्त किया है। ज्ञानरंजन की कहानियों में देश काल, वातावरण, मानव मन को झिझोड़ देने वाला और जीवन पीड़ा को इस रूप में साकार करता है कि व्यक्ति को वह अपने स्वयं के चारों ओर बिखरा अपना यथार्थ ही दिखाई देता है। इस यथार्थ को जब वह महसूस करता है तो उसके अंतर्मन से आह निकल जाती है। इसी में ज्ञानरंजन के देश का
और वातावरण के चित्र की सफलता निहित है। अगली जो विशेषता है ज्ञानरंजन की कहानी कलाकार की, वह है भाषा शैली। ज्ञानरंजन की कहानियां अपने बहुस्तरीय कलात्मक शिल्प, मनोवैज्ञानिक वातावरण और रचनात्मक दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी पात्र अपनी सामान्य कथात्मक प्रस्तुति के साथ साथ काव्यात्मक प्रयोजन तथा प्रतीकात्मक दार्शनिक उत्पत्ति भी रखते हैं। इनकी कहानियों की भाषा कहीं कहीं काव्यात्मक हुई है, किंतु उसमें क्लिष्टता का समावेश नहीं हुआ। वह सीधी सरल और सपाट खड़ी बोली में लिखी गई कहानी है तथा किसी भी भाषा अथवा बोली के शब्दों को उन्हें अपनाने में कोई परहेज नहीं हुआ है। ज्ञानरंजन की शैली के विषय में कहें तो इनकी सर्वश्रेष्ठ शैली है आत्मपरक शैली। आत्मपरकता के कारण उनकी कहानियों का मुख्य पात्र स्वयं लेखक या मैं है। उनकी कहानियां संवेदनात्मक जीवन के अनुभवों का मूर्त प्रस्तुतिकरण करती हैं, इसलिए इस शैली में उन्होंने स्वयं को प्रस्तुत करने में सहजता का अनुभव किया। जो अगली विशेषता है वह उद्देश्य। ज्ञानरंजन की सभी कहानियां जो है वह उद्देश्यपूर्ण लिखी गई है। इनका एकमात्र उद्देश्य मानव मूल्यों के प्रति व्यक्ति को संवेदनशील बनाकर भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की रक्षा करना रहा है। जीवन के प्रत्यक्षीकरण की कहानियां हैं, वे साक्षात्कार, विश्लेषण और समझ की प्रक्रिया में घटित होती हैं। इनकी सभी कहानियां सकारात्मक और सक्रिय अंक को प्रस्तावित करने वाली हैं। उपयुक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि साक्षोत्तरी पीढ़ी के कथाकारों के मध्य ज्ञानरंजन सभ्यता संस्कृति के उद्घोषक विचारशील कहानीकार हैं। इनकी कहानियों का यथार्थ आज भी अद्यतन तथा कहानी में व्यक्त टिप्पणियां आज भी आधुनिक युग में प्रासंगिक दिखाई देती हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, उम्मीद करता हूँ मैंने जो ज्ञानरंजन की कहानी की विशेषताएं आपको बताई वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।